कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। हम बैंकिंग के एक पड़ाव पर आए थे कि हमने जिसमें आरबीआई के कार्य देख चुके थे, आरबीआई के विषय में पढ़ चुके थे। फिर हमने भारत में अन्य बैंकिंग का विकास कैसे है उसके बारे में पढ़ चुके थे। अब उन बैंकों को देखने के बाद में अब हम बैंक कार्य कैसे करते हैं, मतलब सामान्य बैंक जो रहते हैं जिन्हें हम वाणिज्यिक बैंक कहते हैं, सामान्य बैंक या वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक कैसे कार्य करते हैं उनके बारे में हमें पढ़ना है और उनके संबंध में क्या क्या विकास डेवलपमेंट होते रहा हमें उसके बारे में पढ़ना है। अब ये लेक्चर भले ही, क्योंकि बैंकिंग यूपीएससी में अलग से ही व्यवस्था बोलती है, मुद्रा एवं बैंकिंग व्यवस्था, उसमें अलग ही नाम देकर रखे और उसके ऊपर कहीं ना कहीं हर साल वो एक ना एक प्रश्न पीटी में पूछता ही पूछता है और मेंस में भी बैंकिंग व्यवस्था को लेकर वो प्रश्न पूछने की स्थिति में रहता है। तो आपको भी हमेशा ये स्थिति में रहना चाहिए कि हमें बैंकिंग व्यवस्था का अच्छा नॉलेज हो। तो बैंकिंग व्यवस्था में जब हम उसके कार्यों की बात करते हैं तो आज हम कार्यों की शुरुआत करेंगे कि वो किस प्रकार से करता है और वहीं से आगे बात हम ले आने की कोशिश करेंगे। परंतु उसके पहले जो हमारे दो बैंक छूटे थे, एक आरआरबी और एक सहकारी बैंक। आरआरबी बैंक की स्थापना 1975 में की गई और सहकारी बैंक की स्थापना 1904 के अधिनियम के तहत की गई। सहकारी बैंक के विषय में प्रश्न बनने की संभावना रहती है कि सहकारी बैंक और वाणिज्यिक बैंक में क्या अंतर है। अब सहकारी बैंक वाणिज्यिक बैंक में और सहकारी बैंक में पहली बात यह अंतर है कि ये आरबीआई से डायरेक्ट पैसा ले सकता है, ये आरबीआई से डायरेक्ट पैसा नहीं ले सकता। ये आरबीआई से डायरेक्ट पैसा ले सकता है, ये आरबीआई से डायरेक्ट पैसा नहीं ले सकता। दूसरी बात, ये दोनों ही बैंक कार्य करते हैं, पैसा देते हैं, मतलब ऋण लेते हैं और जमा स्वीकार करते हैं। पर वाणिज्यिक बैंक प्रायः लाभ के लिए काम करता है और इसकी लाभ प्रतिशत की अगर हम बात करें, ये ज्यादा होती है, सहकारी बैंक की कम होती है, क्योंकि ये सामाजिक विकास के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है और ये लाभ के ऊपर तुलनात्मक रूप से कम ध्यान देता है। दूसरी बात यह है, सहकारी बैंक को कई श्रेणियों में बांटा जाता है, जिसमें राज्य सहकारी बैंक, केंद्रीय सहकारी बैंक और ग्रामीण सहकारी बैंक। याद रखिए, राज्य, केंद्रीय और ग्रामीण सहकारी बैंक। अभी मैंने एक शब्द का प्रयोग किया, आरबीआई से ये पैसा ले सकता है डायरेक्ट, ये पैसा नहीं ले सकता, मतलब रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट ले सकता, दे सकता। परंतु ये जो सहकारी बैंक, वो जो अपनी हायरार्की में 3 भागों में बटा हुआ है, उसमें केवल और केवल राज्य सहकारी बैंक ही जो रहता है वो ही क्या कर सकता है, काम कर सकता है। दूसरी बात, राज्य सहकारी बैंक की एक राज्य में जो शाखा रहती है, उसकी प्रमुख शाखा के बाद में वो दूसरे राज्य में नहीं रहती, ओके, एक ही जगह समेटी रहती, क्योंकि उसमें राज्य के, केंद्र के और स्थानीय निकाय के क्या रहते हैं, शेयर रहते, स्थानीय लोगों के शेयर रहते। परंतु जो वाणिज्यिक बैंक रहते हैं, इनकी सभी भारत में सभी जगह शाखाएं रहती है। ये बात मुझे आपको बतानी थी ताकि आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा, ज्यादा नहीं नॉलेज, थोड़ा सा, क्योंकि सतही लेवल के प्रश्नों की संभावना ज्यादा रहती है और सतही लेवल के प्रश्नों की जब संभावना ज्यादा रहती है तो हमें उतने ही बातों को पढ़ना चाहिए जितना हमें आवश्यक हो, नहीं तो उसमें भी कई सारी बातें रहती हैं और फिर हम स्पेशलाइजेशन करने चले जाते हैं। कार्य वाणिज्यिक बैंक, वाणिज्यिक बैंक की जैसे ही स्थापना होती है तो उसका सबसे पहले काम क्या रहता है कि मैं भैया अपने आप को संचालित करूं। तो सबसे पहले वो देयता सृजन करता है। क्या करता है? देयता सृजन करता है। लाइबिलिटी क्रिएशन, लाइबिलिटी क्रिएशन मतलब उसके पास पूंजी होगी तभी वो ऋण बांट पाएगा। तो उसके लिए वो क्या करता है, टीयर 1, टीयर 2
पूंजी को संग्रहित करता है। टीयर 1 जो पूंजी रहती है वो जितने भी बैंक के मालिक रहते हैं उनके द्वारा जमा की गई पूंजी को कहते हैं टीयर 1 पूंजी। और फिर जो ऋण बांट के जो पूंजी को एकत्रित किया जाता है उसके ब्याज से, उसे कहा जाता है टीयर 2 पूंजी। अब इसी के बाद में वो क्या करता है, तीसरा काम ये करता है कि वो इन में से जो सेकेंड पूंजी है टीयर 2 पूंजी है, टीयर 2 पूंजी के समय में जितने भी खाता धारक बने उनको अपने बैंक में खाता खोलने की अनुमति देता है। और खाता खोलने के बाद में वो कई प्रकार के अलग अलग खाते को खुलवाता है, जैसे कि चालू खाता, बचत खाता, आवर्ती खाता आदि। समावधि खाता भी बोलते हैं, समावधि खाता। और ये खाते को खोलकर बैंकों को संचालित करना शुरू, परंतु बैंक में हमेशा देयता सृजन करना बहुत अधिक जरूरी है। अब जैसे ही ये सब क्रिया होती है, ये सब क्रिया हो जाने के बाद में बैंक के पास में इन पूंजियों में से बन जाता है GDTL, ग्रॉस डिमांड टर्म लायबिलिटी, टाइम लायबिलिटी बोला जाता है। अब ये ग्रॉस डिमांड टर्म लायबिलिटी जैसे ही क्रिएट होती है, बैंक क्या करता है इसके बाद में अन्य बैंकों में भी पैसे को रखना शुरू कर देता है ताकि उसके खाता धारकों को कभी भी असुविधा ना हो। और इसलिए वो जब अन्य बैंकों में NDTL का एक पैसा रख देता है तो उसे कहता है इंटर बैंक लायबिलिटी। और जब उसको माइनस कर दिया जाता है तो वहां से निकल कर आता है हमारा NDTL। तो NDTL के विषय में पूर्व में भी चर्चा हो चुकी थी। तो GDTL में से IBL को घटा दिया तो NDTL आया, और ये NDTL के आधार पर ही आपको पूरी की पूरी व्यवस्था को पढ़ना है। तो हमने देखा कि NDTL किस प्रकार से आता है। कभी कभार सूत्र के माध्यम से, फॉर्मूले के माध्यम से पूछने की संभावना रहती है, और कभी कभार ये पूछा जाता है कि IBL को किस में से घटाया जाए तो NDTL निकल कर आएगा, ये संभावना बनी रहती है। तो यहाँ तक कि अगर आपको समझ में आ गया तो इसी के बाद में आगे क्या होता है, बैंक की कोशिश रहती है कि मैं अपना अधिक से अधिक लोन बांटूं, परंतु हम एक वेलफेयर स्टेट है। वेलफेयर स्टेट होने के कारण कई सारी बातें रहती है, और उन कई सारी बातों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होता है, और उसके लिए उसको पूंजी की आवश्यकता रहती है, पैसे की आवश्यकता रहती है। और वो दो रूपों में प्राप्त करता है, एक तो टैक्स के रूप में जो आपको सुविधा देता है उसके बदले में वो प्राप्त करता है। दूसरा, जब वो टैक्स मतलब आवश्यकता की पूरी पूर्ति नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में वो कुछ पैसा बैंकों से उधार लेता है, ऋण लेता है या मार्केट बोरोइंग करता है। तो इस माध्यम से वो पैसा लेता है बैंकों के माध्यम से। तो मतलब बैंकों के पास जो पैसा रहता है उसमें से बहुत सारा पैसा सरकार को देना पड़ता है, वो प्रतिभूति में देता है, और सरकार उससे ये कहती है कि हम आपको ये पैसा निश्चित रूप में आपको दे देंगे। इसके लिए हमने SLR पढ़ने की कोशिश करा था, सांविधिक अनुपात जो हमने बोला था उसको हमने पढ़ने की कोशिश की थी। अब वो सांविधिक अनुपात SLR जो है वो तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, परंतु एक और बात पढ़ना है, मैं आपको बेसल मानक भी बताऊंगा लास्ट में। बेसल मानक 1, 2, 3 ये आपको मुझे बताने हैं। अब ये बेसल मानक क्यों रखे गए, यहां से आपको समझ में आएगा बहुत सारी चीजें। ये बेसल मानक 1, 2, 3 ये कई सारे केंद्रीय बैंकों का एक संगठन है स्विट्जरलैंड में, और वो संगठन कई सारे बैंकों के जो केंद्रीय बैंक है उनके लोगों के द्वारा संचालित किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य देशों में बैंकिंग प्रणाली को हमेशा विश्वसनीय बनाए रखा जा सके। क्योंकि बैंक जब भी ऋण देता है तो वो जोखिम उठाता है, क्योंकि उसे पता नहीं रहता है कि भैया वो ऋण वापिस आएगा कि नहीं आएगा, अगर आएगा तो कितना आएगा। इस विषय में हमेशा बैंकों को बेसल मानक मानने के लिए बाध्य किया जाता है, क्योंकि कई सारे लोगों के द्वारा ऋण तो लिया जाता है परंतु कई सारे लोगों के द्वारा बैंकों में अपनी पूंजी को जमा किया जाता है।
यदि मान के चलो किसी व्यक्ति ने ऋण लिया है और वो ऋण को नहीं चुका रहा है, तो स्वाभाविक रूप से बैंकिंग प्रणाली में एनपीए होने की संभावना बन जाएगी। जो एसेट रहेगा वो खराब हो जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग हो जाएगा। जब नॉन परफॉर्मिंग हो जाएगा तो बैंक कभी भी क्रिएशन मतलब वित्त को और अधिक बढ़ाने की स्थिति में नहीं रहेगा, जिसे कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। अब ये जब होगा ही नहीं, तो बैंकों में जमा अन्य खाता धारकों का पैसा डूबने की संभावना रहेगी, लोगों का बैंकिंग व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा। और इसलिए बेसल मानक 1, 2, 3 समय समय पर आए। बेसल मानक 1 और 2 को भारत के आरबीआई के द्वारा अपना लिया गया और सभी बैंकों के द्वारा, जो वाणिज्यिक बैंक है उनके द्वारा इसके ऊपर लागू भी कर दिया गया। बेसल मानक 3 के विषय में अभी भी बातें चल रही है, क्योंकि कई सारे बैंक जो है वो अपने एनपीए से जूझ रहे हैं। वो एनपीए की रिकवरी करने के लिए कई सारे जो नॉर्म्स है उसको आरबीआई के द्वारा लगाया गया है। वो हम पढ़ेंगे, आपको एनपीए जब हम आपको बताएंगे वहां पर पढ़ेंगे। पर आप ये बेसल मानक को थोड़ा सा ध्यान में रखिए, बेसल मानक क्या होता है, इतनी बातें थोड़ी ध्यान में रखिए आपने। तो भैया जैसे ही बैंक एनडीटीएल बैंक के पास में आ जाता है, तो उसके बाद में एनडीटीएल एक अमाउंट हो जाता है जो बैंक के पास में तरलता के रूप में रहता है, लिक्विडिटी फॉर्म में रहता है। तो बैंक को आरबीआई कुछ बातों पर दिशा निर्देश देता है और ये कहता है कि भैया तुम कुछ पैसा अपने पास में आप तरलता के रूप में रखोगे, ताकि किसी दिन आपके पास में लेनदारी और देनदारी में आपके पास पैसा ही नहीं बचे, तो वो पैसे का उपयोग आप कर सकोगे। या आप कई सारे बैंक जब इस तरलता को रखेंगे तो उसमें से उपयोग कर सकोगे। उसे कहता है नगद आरक्षित अनुपात या कैश रिजर्व रेशो। ये कैश रिजर्व रेशो हमेशा आरबीआई के दिशा निर्देशों पर, आरबीआई की निगरानी पर हर वाणिज्यिक बैंक को रखना पड़ता है। इसका कारण प्रमुख रूप से यह है, यदि किसी बैंक के पास में नगदी की कमी किसी लेनदारी देनदारी के समय में हो जाती है, तो उस कंडीशन में आरबीआई के पास सपोर्ट करने के लिए एक बड़ी अमाउंट होनी चाहिए। ये बड़ी अमाउंट वो निकालता है सीआरआर के रूप में। किस में से निकालता है? एनडीटीएल से निकालता है। और ये हमेशा निगरानी में किसका रहता है? आरबीआई की। दूसरी बात, आरबीआई इस पैसे के ऊपर ब्याज नहीं देता है, ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। बाकी जितना भी पैसा वो लेता देता है उसके ऊपर बैंकों को वो हमेशा क्या देता है? ब्याज देता है। इसी के बाद में एक और अमाउंट आता है जिसे कहता है सांविधिक तरलता अनुपात, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये भी एक अनुपात है जो एनडीटीएल में से ही निकलता है, जिसे बैंक के पास में 3 रूपों में रखा जाता है। एक तो मुद्रा के रूप में, दूसरा सोने के रूप में, तीसरा प्रतिभूति के रूप में। तीनों में से किसी, केवल मुद्रा के रूप में नहीं रखेगा, वो सोने के रूप में भी रख सकता है, प्रतिभूति के रूप में भी रख सकता है और मुद्रा के रूप में भी रख सकता है। यहां तक की बात क्लियर। अब जब वो यहां पर मैं ये 3 शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, तो यूपीएससी ने पूछा था कि वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा एसएलआर में रखे जाने वाली पूंजी का जो स्वरूप होता है वो केवल मौद्रिक होता है। अब ये बात तो गलत, केवल मौद्रिक होता है क्या? नहीं, सोने के रूप में भी होता है और प्रतिभूति के रूप में भी। अब प्राय बैंक क्या करते हैं? प्राय बैंक वो हमेशा प्रतिभूति के रूप में अपने पैसे को एसएलआर के रूप में रखते हैं, एसएलआर के रूप में, प्रतिभूति स्वरूप में। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि मुद्रा में अगर रखेंगे तो स्वाभाविक रूप से मुद्रास्फीति या मुद्रा का अवमूल्यन होने की संभावना रहेगी, बहुत अधिक तरलता आ जाएगी। सोने के रूप में रखेंगे तो सोने के कभी भाव कभी ज्यादा कभी कम, तो नुकसान होने की संभावना रहती है। प्रतिभूति के रूप में रखते हैं तो फायदा ये रहता है कि सरकार निश्चित रूप में ये कहती है कि हम आपको इतने प्रतिशत ब्याज से इतना पैसा देंगे, तो मतलब निश्चितता रहती है।
तो मतलब ये 3 रूप में रख सकते, परंतु बैंक प्राय कोशिश किस रूप में करता है, प्रतिभूति के रूप में अपने पैसे को क्या करके रखे, एक जगह रखे। इससे सरकार को फायदा होता है, क्योंकि सरकार को बैंक के द्वारा जब ये प्रतिभूति, क्योंकि सरकार ने प्रतिभूति दी, बदले में क्या लिया, पैसा लिया। जब सरकार इस पैसे को लेती है अर्थात गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जब ये पैसे को लेती है तो पैसे को वो हमेशा वेलफेयर स्टेट में के रूप में खर्च करने की कोशिश करती है, कई सारी योजनाओं में पैसा खर्च करने की कोशिश करती है। तो मतलब सरकार के पास पैसा आता है तो ऑटोमेटिकली तरलता बढ़ती है, और ये सब काम करता है आरबीआई। किसके बिहाफ में, सरकार के बिहाफ में, क्योंकि मैंने आपको क्या था, सरकार का बैंकर कौन है, आरबीआई। तो ये सब काम कौन करता है, आरबीआई करता है। तो एसएलआर में ये बात रहती है ना। तो मतलब सीआरआर और एसएलआर में से ये दोनों को प्लस कर दो और एनडीटीएल में से माइनस कर दो, तो जो अमाउंट निकलता है उसे कहता है लोनेबल फंड, क्या ऋण योग्य निधि या ऋण योग्य राशि, जिसको बैंक अपने इच्छा के अनुसार दे सकता है। अपने दिशा निर्देशों के अनुसार वो उस राशि का उपयोग वो क्या कर सकता है, लोन बांटने में कर सकता है, अपने हिसाब से ब्याज दरों को निर्धारित कर सकता है। अब इसके ऊपर प्रश्न ये पूछा गया कि भैया जीडीटीएल का सीआरआर और एसएलआर से संबंध को आप हमें समझाइए। अब मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं, सीआरआर एसएलआर ये दोनों ज्यादा है, तो मुझे बताइएगा सीआरआर और एसएलआर ज्यादा है तो लोनेबल फंड या एफएलएफ ये बताओ ज्यादा होगा कि कम होगा, स्वाभाविक रूप से कम होगा। दूसरी बात, सीआरआर ज्यादा है, एसएलआर कम है, तो लोनेबल फंड क्या होगा, लोनेबल फंड तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें तो तुलनात्मक रूप से ऊपर वाली कंडीशन से तो क्या देखेंगे, लोनेबल फंड ज्यादा होगा। अब दूसरी बात मैं एक और चीज पूछना चाहता हूं, थोड़ी सी ध्यान से, सीआरआर अगर ज्यादा होगा तो मार्केट में तरलता ज्यादा होगी कि कम होगी, ये आपके सामने प्रश्न। तरलता मतलब पैसा। एसएलआर ज्यादा होगा तो मार्केट में तरलता ज्यादा होगी कि कम, इसी का प्रश्न का जवाब मैं अभी देता हूं। सीआरआर ज्यादा है तो सीआरआर क्या है, आरबीआई के दिशा निर्देशों में बैंक के द्वारा एनडीटीएल का रखा गया एक मुफ्त तरलता वाली राशि, जिसके ऊपर आरबीआई ब्याज नहीं देता है, वो सीआरआर। मतलब मार्केट में ये वाला पैसा आएगा क्या, नहीं आएगा। मतलब जब सीआरआर ज्यादा होगा तो मार्केट में तरलता क्या रहेगी, कम। परंतु एसएलआर की बात करें तो एसएलआर बैंक के द्वारा सीधे पैसा दिया जाता है क्या ग्राहकों को, नहीं, बल्कि एसएलआर में वो प्रतिभूति अपने पास में रखता है और सरकार को पैसा देता है। सरकार विभिन्न योजना के माध्यम से पैसा खर्च करके तरलता को क्या करती है, बढ़ाती। मतलब एसएलआर अगर ज्यादा रहेगा तो भी क्या होगा, मार्केट में तरलता ज्यादा। और तीसरा, लोनेबल फंड ज्यादा है तो मार्केट में तरलता क्या रहेगी, ज्यादा है। अब ये तरलता को कम ज्यादा करने के लिए, क्योंकि यही तो मौद्रिक नीति है, मौद्रिक नीति में इसी प्रकार से वो क्या करता है, कभी बढ़ाता है कभी कम करता है। अगर मान के चलो तरलता को बढ़ाया जा रहा है तो स्वाभाविक रूप से प्रसारकारी नीति, तरलता को कम किया जा रहा है तो संकुचनकारी नीति कहलाएंगे। यही आपको हमने पहले बताने की कोशिश की। तो आपको ये सब अगर समझ में आ गया है तो हम आगे के लेक्चरों में इन्हीं बातों को थोड़ा सा लेकर आगे चलने की कोशिश करेंगे। परंतु कुछ मुझे प्रश्नों को आप बताइएगा, समझाइएगा। एनडीटीएल किस प्रकार से निकाला जाता है ये बताइएगा। सीआरआर, एसएलआर और लोनेबल फंड में किस प्रकार से
संबंध होता है उसे बताने की कोशिश करिएगा, और ये बताने की कोशिश करिएगा जब जब लोनेबल फंड ज़्यादा होता है तो उसका सीआरआर और एसएलआर पर असर कैसे पड़ता है। ये प्रश्न आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और बताइएगा कि हमें समझ में आ रहा है कि नहीं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।